नमस्कार दोस्तों। आज हम एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धम्मलिपि ही तमिल है क्या? वर्तमान में जो तमिल शब्द है, तमिल शब्द भाषा के लिए भी प्रयुक्त होता है और तमिल शब्द लिपि के लिए भी प्रयुक्त होता है। जो तमिल शब्द है, क्या यह धम्म लिपि से ही अपभ्रंशन हुआ है? बहुत महत्वपूर्ण। यदि ये सिद्ध होता है और आप मानते हैं कि धम्म लिपि से ही तमिल निकली है, तो भाषाई एकता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। एक्चुअली शोध पत्र मैंने इस पुस्तक में दिया है, भगवत दानव में। यह शोध पत्र मैंने 2020-21 में लिखा था, और जब मुझे कोरोना हुआ था तो कोरोना का सदुपयोग करने के लिए जब बंद कमरे में था, तो कुछ ऐसा कठिन कार्य हाथ में लेने की मंशा हुई कि जिससे कोरोना की व्याधि कम और छोटी दिखे। और तत्समय में मैंने धम्मलिपि और तमिल पे अध्ययन किया, धम्मलिपि के शिलालेखों पर अध्ययन किया, जो तमिलनाडु में मिले शिलालेख हैं उन पर अध्ययन किया। वर्तमान में जैसे ब्राह्मी, आदि तमिल ब्राह्मी के नाम से जानते हैं। और शोध में ये ज्ञात हुआ कि जो तमिल लिपि है, जो आदि तमिल लिपि है, वह धम्म लिपि का ही क्षेत्रीय रूपांतरण है। मैंने यहां पर लिखा है दोस्तों, देखिए, धम्म लिपि, धमाली, पी साइलेंट हो गया यहां पे, धमाली, धमाली से तमाली, तमिल से तमिल। इस तरह से इसका जो इतिहास है, इसकी जो यात्रा है शब्द की, यहां पर धम्मलिपि, धमाली, पी, धमाली और तमिली, जो तमिल भाषा में ता, था और धा कई शब्दों में रिप्लेसेबल हैं, आपस में बदल जाते हैं। यही यहां भी वही हुआ है, धा से ता हो गया है और पी साइलेंट हो गया है। एक्चुअली आप स्वाभाविक रूप से धम्मलिपि और धमिली, धम्मलिपि थोड़ा लंबा वर्ड हो जाता है और धमिली शॉर्ट फॉर्म हो गया, तो बोलने में धमिली ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा सुइटेबल लगता है। कि धमिली शब्द भी शिलालेखों में आया है दोस्तों। और जो पाली शब्द है, पाली शब्द हमें तमिलनाडु में शिलालेख मिला, सतिये पुतो अतियन नेटुमान अतेची इतित पाली। यहां पाली शब्द ऑलरेडी है, जो शिलालेख आपको मिल रहा है यहां पर तमिल में, उसमें पाली शब्द है। पाली का अर्थ वही है जो पाली भाषा में है या तमिल भाषा में है। पाली का अर्थ है पंक्ति। मैं यहां पर लिख रहा हूं, सतिये पुतो अतियन नेटु मान तीची ईतत पाली। ये पाली लिखा हुआ है, पाली। धम्मलिपि, धमिली,
तमिली तमिल, अतियपतो अतियन नेटुमान अतिची इतिथि पाली। यह लगभग ये आपका 6 अक्षर का जो शिलालेख है दोस्तों, ये हमें तमिलनाडु से प्राप्त होता है। इसे जम्बई शिलालेख के नाम से जानते हैं। इसमें 21 लगभग अक्षर हैं और इसे पुरातत्व शोधार्थी के सेल्वराज नागाशामी के द्वारा इसका एक आर्टिकल पब्लिश करवाया गया था। तो इस लिपि में जो तमिलनाडु से प्राप्त हो रहा है या सांची से जो शिलालेख प्राप्त होता है हमें, सांची का कोई भी शिलालेख ले लें, भरूच का ले लें, ये ऊपर भगवतो ही लिखा हुआ है, भगवतो, ये हमें भरूच से मिलता है। अल्फाबेट्स जो हैं पूर्णतः एक जैसे हैं, कोई इसमें बदलाव नहीं है। केवल उत्तर भारत की धम्मलिपि और दक्षिण भारत की धम्मलिपि में केवल एक फर्क दिखाई देता है, वह है क्षेत्रीय प्रभाव। यह क्षेत्रीय प्रभाव आपको गिरनार के शिलालेख में देखने को मिलेगा, यह क्षेत्रीय प्रभाव आपको कालसी के शिलालेख में देखने को मिलेगा। यही आपका सम्राट अशोक के द्वारा जो धौली जोगढ़ में जो शिलालेख स्थापित करवाए, वहां भी ये शब्दों में क्षेत्रीय प्रभाव देखने को मिलेगा। केवल यही इसी क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आप दक्षिण को भारतीय, उत्तर भारतीय जो लिपियां हैं उससे थोड़ा पृथक करने की कोशिश करते हैं। मैं सीधे तौर पर कहता हूं, इतिहासकारों की और भाषाकारों की ये चालाकी है, उत्तर और दक्षिण को पृथक करने की नीति है। दोस्तों, भारतीय भूभाग की जितनी भी भाषाओं की लिपियां हैं, वह सभी लिपियां धम्मलिपि से ही निकली है और धम्मलिपि का ही रूपांतरण है। धम्मलिपि जो शब्द है वो भाषा और लिपि दोनों के लिए सम्राट अशोक के शिलालेख में प्रयोग किया है। जिस प्रकार आज तमिल शब्द भाषा के लिए भी प्रयुक्त है और लिपि के लिए प्रयुक्त है, तमिल लिपि भी है, तमिल भाषा भी है। इस किताब में विस्तृत शोध दिया हुआ है दोस्तों, और ये बहुत बृहद स्तर पर बदलाव लाने की क्षमता रखता है। जो भाषाओं की लड़ाई, भाषाओं का अस्तित्व के लिए जो लड़ाई चलती है, उस पर विराम लगाया जा सकता। केवल जो वर्तमान में भारतीय भूभाग में जो भाषाएं प्रचलित हैं, वो केवल एक मूल भाषा का ही क्षेत्रीय रूपांतरण भर है। चाहे उड़िया की भाषा हो, जो लिपि है धम्मलिपि से निकली, कन्नड़ की लिपि धम्मलिपि से निकली, तमिल लिपि और तमिल भाषा का तो नाम ही धम्मलिपि के आधार पर है। तमिल लिपि में कुछ एक्सटेंडेड वर्ड्स थोड़े बढ़ जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा लिपि अलग, बोलने में जो भाषा अलग दिखाई देने लगती है। दक्षिण के दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हमें यहां मिलते हैं, मैं यहां पर जिक्र करूंगा दोस्तों। समवायंगा सुत्त और पन्नावन सुत्त में उल्लेखित लिपि धमेली से तमिली और तमिल शब्द अस्तित्व में आया, ऐसा उल्लेख हमें मिलता है। इस प्रकार तमिल शब्द धम्मलिपि का ही अपभ्रंशित रूप है। इसे आप विस्तृत तौर पर इस भागवत दानम पुस्तक में गहराई से आप इसको पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण शोध है और ये इस पुस्तक में दिया गया है। इस पुस्तक को आप धम्मलिपि पब्लिकेशन से बुला सकते हैं। इसमें शिलालेख में दिए हैं जो तमिल भाषा के कहा जाता है। इसमें पाली शब्द प्रयोग हुआ है और इसमें तमिल की जो ब्राह्मी लिपि
जिसे कहा जाता है तथाकथित ब्राह्मी, उसका उल्लेख है, और साथ में ब्रह्मलिपि अल्फाबेट्स दिए हुए हैं। साधुवाद दोस्तों।